हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो आज स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में केमिस्ट्री क्या होती है उसको समझने के लिए। तो इससे भी इम्पॉर्टेंट वो है जो हमने इससे पहले पढ़ा है, वो है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो वो अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले जाके आप वो पढ़ो, क्योंकि अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपको ये पता ही नहीं होगा एटम होता क्या है, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको क्या ही समझाऊंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है इसको हम कैसे स्टडी करेंगे। ऑल टॉपिक्स पढ़ेंगे पहले, ठीक है। जितने जेके बोर्ड के सिलेबस में और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ऊपर टॉपिक हैं सारे हम पहले इसके स्टडी करेंगे। वो भी मैं कैसे कराता हूँ आपको पता है, मैं सब कुछ यहाँ लिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद समझाता हूँ एक एक पॉइंट करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं जो वो वाले सारे यहाँ सॉल्व करेंगे। फिर आपके सारे नोट्स कवर हो जाएंगे। उन्हीं नोट्स को आप रिवाइज करना। कोई एग्जाम हुआ नीट वगैरह उसके लिए भी आप कर सकते हो, जेके बोर्ड हुआ या सीबीएसई बोर्ड हुआ उसके लिए भी कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे मैं कवर करने वाला हूँ। इसका जो लेक्चर नंबर 1 होगा उसमें हम पढ़ेंगे, देखो लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे और इससे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इसकी इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर किस बारे में है, क्या चीज़ बताता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें मैं आपको पूरा एक्चुअली समझाऊंगा कैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था। वही सेम रहेगा हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए भी, ठीक, प्रोटॉन के लिए, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझ में आ गई तो समझो आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी भी समझ में आ गई। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ ये देखते हैं इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम ये दोनों देख लेंगे। उसके बाद आस्ता आस्ता ये चैप्टर आगे चलता जाएगा। तो आप जेके बोर्ड का सिलेबस उठा के देख सकते हो या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, कौन कौन से नहीं है। देखो आपको ये लग रहा होगा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने 9th में पढ़ा है, लेकिन 9th में जो था वो बहुत कम था। और मैंने कल प्री बोर्ड के पेपर्स देखे हैं जेके बोर्ड्स के कुछ स्कूलों के, ठीक है। तो प्री बोर्ड के पेपर्स में यहाँ पूछा हुआ है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से भी कुछ ना कुछ वहाँ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो इसलिए आपको ये भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये आप अच्छे से पढ़ोगे तभी जाके आपको आगे आस्ता आस्ता समझ में आना स्टार्ट होगा चैप्टर, ठीक है। और चैप्टर थोड़ा लेंथी है, ये मैं एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पूरा चैप्टर जो है हमारा 10-12 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा पहला डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उससे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम इंट्रोडक्शन। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एटम होता क्या है। देखो हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने ये सीखा था कि वहाँ एक पॉइंट था कि मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है जो इनडिविजिबल होता है उसको बोलते हैं एटम। तो अभी हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे कि एटम इनडिविजिबल नहीं होता, उसके बीच में पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैसे कैसे अरेंज होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उनकी, सब कुछ देखेंगे, ठीक। लिखो Dalton proposed that matter was made up of extremely small indivisible particles called atoms. Extremely small indivisible particles called atoms, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट बोल रहा है कि डेल्टन ने हमें ये बोला था अपनी थ्योरी में कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक। यही लिखा है यहाँ, डेल्टन प्रोपोज दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल, मतलब बहुत छोटे छोटे, इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसको ब्रेक ना किया जा सके, ठीक है। उतने पार्टिकल से बना है जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिखो however the research is done by various scientists like the research is done by various scientists J.J. Thomson, Goldstein, Rutherford, ठीक है।
चैडविक, ठीक है, बोर एंड अदर्स, बोर एंड अदर्स showed that atom was not smallest invisible particle, showed that atom was not smallest indivisible particle, indivisible particle। ठीक, देखो इस पॉइंट को आप समझो, ये क्या बोल रहा है कि देखो पहले पॉइंट में हमने ये देखा कि डेल्टन ने ये बोला था कि मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जो इनडिविजिबल होते हैं। लेकिन इस पॉइंट में देखो क्या लिखा है कि बाद में क्या हुआ, डेल्टन के बाद जो रिसर्चर्स आए ना, जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला, द रिसर्चेस डन बाई वेरियस साइंटिस्ट, मतलब जो बाद में साइंटिस्ट आए उन्होंने रिसर्च करके, देखो वही लिखा ना, द रिसर्च इज डन बाई वेरियस साइंटिस्ट, मतलब जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बाद में रिसर्चेज की। कौन कौन से साइंटिस्ट, जैसे जे थॉमसन हो गया, गोल्डस्टीन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, चैडविक हो गया, बोर हो गया, और बहुत सारे साइंटिस्ट, इन्होंने बाद में रिसर्च करके ये बताया, देखो लिखा है शोड दैट, मतलब इन्होंने ये बताया एटम वाज नॉट स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब एटम ही सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। ठीक है, ये बताया हमने। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिर इन्होंने क्या बोला, देखो यहां लिखो, एटम हैड अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एटम हैड अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब इन्होंने बोला कि एटम ऐसा नहीं है कि एटम इनडिविजिबल है, मतलब एटम डिवाइड हो सकता है, एटम का अपना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, अपना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन, मतलब एटम का अपना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड वाज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, एंड वाज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब ये क्या बोल रहा है पॉइंट कि एटम हैड अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन, मतलब कि बाद में साइंटिस्ट ने ये बोला कि एटम का अपना एक स्ट्रक्चर है, और ये किससे बना हुआ है, उन्होंने बताया कि ये बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से, मतलब एटम भी खुद क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। कौन कौन से पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इनसे बना हुआ है। एट प्रेजेंट 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, आर नोन, मतलब अब 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जाने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब डिस्कवर हो रहे हैं। 35 सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब हो गया एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ना, उनके लिए वर्ड यूज हुआ है सब एटॉमिक, मतलब एटम के अंदर। तो यहां बोल रहा है कि अभी 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब ऐसे पार्टिकल जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको जाना जा रहा है, मतलब वो डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक, बट इलेक्ट्रॉन, यहां लिखो, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन are regarded as fundamental particles, but electron, proton and neutron are regarded as fundamental particles। ठीक है, आई समझ आपको? चलो देखो क्या बोल रहा है ये, यहां बोल रहा है कि एट प्रेजेंट मतलब 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो तीन पार्टिकल्स हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही माने जाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल का मतलब पता है ना आपको, मतलब एक बहुत बेसिक पार्टिकल्स एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो हर किसी एटम में होते हैं। ठीक, तो अब आप देखो, ये इंट्रोडक्शन पढ़ के हमें ये पता चला कि एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमें क्या स्टडी करना है, हमें पहले तो यही स्टडी करना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे। ठीक है, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री का बेस बनाने के लिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे हुई। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो, द
द discovery of electron came as a result of study of conduction of study of conduction of electricity through gases. Electricity through gases. ठीक है, as explained below in the points. आगे लिखो, as explained below in the points. ठीक, तो आप देखो यहां ये जो पॉइंट है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन केम एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। मतलब जो हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी वो कहाँ से आई थी, जब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस स्टडी किया साइंटिस्ट ने, तो उस टाइम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी। तो वही लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन केम एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। ठीक, एज एक्सप्लेन बिलो इन द पॉइंट्स। यहाँ पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन किया गया, आपको सब समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आप देखना। तो विलियम क्रूकिस ये एक साइंटिस्ट है। इन 1879 studied the conduction of electricity, studied the conduction of electricity through gases at low pressure, through gases at लो प्रेशर। ठीक, तो आप देखो यहां पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि विलियम क्रूकिस नाम के साइंटिस्ट ने क्या स्टडी किया था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, के गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है कि नहीं, उसकी कंडक्शन स्टडी की थी। कब? एट लो प्रेशर के ऊपर। ठीक, अब देखो यहां दूसरा पॉइंट, फॉर दिस पर्पज ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब। लिखो, फॉर दिस पर्पज, ठीक, he took a discharge tube। ठीक, अच्छा, which is a long glass tube, which is a long glass tube about 60 centimeter long, about 60 centimeter long, sealed at both the ends, sealed at both the ends, and fitted with two metal electrodes, and fitted with two metal electrodes। ठीक, तो आप देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, इसको स्टडी करने के लिए वही पर्पज है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज, इसी पर्पज के लिए ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। ठीक है, विच इज अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब, जो एक बहुत बड़ी लंबी ग्लास ट्यूब होती है, कितनी 60 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है, सील्ड एट बोथ द एंड्स, दोनों तरफ से सील्ड होती है, एंड फिटेड विद टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, उसके बीच में दो मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक, अब देखो मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा डिस्चार्ज ट्यूब की, फिर आपको समझ में आएगा। तो मैं एक बार डायग्राम पहले बना लेता हूँ। देखो इस पॉइंट को अभी आप समझो, फॉर दिस पर्पज, मतलब इस पर्पज के लिए उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। देखो ये एक ट्यूब बनाई है जो इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक लंबी ग्लास ट्यूब होती है, 60 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकती है, दोनों तरफ से सील्ड है। ठीक है, दोनों तरफ से सील्ड है, और दोनों तरफ मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। मेटल के इलेक्ट्रोड्स मतलब यहाँ
स्मॉल मेटल की प्लेट्स लगी हुई हैं जिनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इनमें से एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये वायर है, ठीक है, ये बैटरी है और ये बैटरी 10,000 वोल्ट की है। कैथोड जो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, और यहाँ दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसको बोल दिया एनोड, ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। देखो इतना समझ में आया, ये होती है हमारी डिस्चार्ज ट्यूब। अब देखो नेक्स्ट, हैज़ अ साइड ट्यूब, मतलब इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है, एक साइड ट्यूब है, फिटेड विद अ स्टॉप कॉक, फिटेड विद अ स्टॉप कॉक, ठीक, विच कैन बी कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप, विच कैन बी कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो पार्ट है ना, देखो साइड में ये ट्यूब सी है ना, इसको बोलते हैं कि यहाँ से वैक्यूम पंप से कनेक्ट है। वैक्यूम पंप से कनेक्ट का मतलब हो गया, यहाँ से क्या करता है वैक्यूम पंप, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैक्यूम पंप के जरिए प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं अंदर, ठीक। वही लिखा है कि इसमें साइड ट्यूब फिटेड है एक स्टॉप कॉक के साथ, और जिसको कनेक्ट करते हैं किससे, वैक्यूम पंप से, मतलब जो कनेक्टेड है किससे, वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है। और क्यों, देखो वैक्यूम पंप आगे लिखो, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब, रिड्यूस द प्रेशर ऑफ अ गैस इनसाइड द ट्यूब, ठीक है, टू एनी डिजायर्ड वैल्यू, डिजायर्ड वैल्यू। तो आप इस पॉइंट को पढ़ के देखो इट हैज अ साइड ट्यूब फिटेड विद अ स्टॉप कॉक विच कैन बी कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप, मतलब यहाँ इसमें एक, इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक साइड ट्यूब लगी है जो वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, ठीक है। और उसका काम क्या है कि इसके अंदर जो गैस है, ठीक है, एक्चुअल में इसके अंदर गैस रखी थी, तो आप यहाँ लिख सकते हो अंदर क्या है, यहाँ गैस है, ठीक, ये गैस रखी हुई है अंदर, ठीक है। देखो ना, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस में हुआ था ना, ये गैसेस में किया था ना कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी, तो अंदर गैस होगी ना इसके, ठीक। तो मतलब देखो आपको पता है गैस है तो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती है ना, तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ ये वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, ठीक। वही लिखा है यहाँ विच कैन बी कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ गैस, मतलब वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है गैस का प्रेशर रिड्यूस करने के लिए इनसाइड द ट्यूब टू एनी डिजायर्ड वैल्यू, मतलब ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर एडजस्ट करने के लिए वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दीज ट्यूब्स आर also now called as Crookes tubes, ठीक, आई समझ आपको। मतलब ये जो ट्यूब्स हैं ये किसने स्टडी किया था, इसमें विलियम क्रूकीज ने किया था ना, तो इसलिए इन ट्यूब्स को आजकल क्रूकीज ट्यूब्स भी बोलते हैं। अभी देखो, अभी हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट नहीं की, अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होंगे। अभी बस आपको इतना बताया है कि ये जो एक ट्यूब है इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों तरफ से सील्ड है, इसका एक पार्ट वैक्यूम पंप की तरफ लगा है, अंदर इसके गैस है और ये कनेक्टेड है एक हाई वोल्टेज बैटरी से, ठीक, इतना बताया। अभी देखो आगे देखते हैं हम। अब आप लिखो व्हेन a high voltage of about 10,000 volts is applied, ठीक है, is applied between the electrodes, the following results were observed. ठीक है, अभी हम एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे ना कि इसने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। तो अब आप देखो यहाँ क्या लिखा है कि जब क्या हुआ, एक हाई वोल्टेज ऑफ, देखो
इसके बीच में गैस रख के जब हाई वोल्टेज अप्लाई की गई इस ट्यूब के अंदर, तो तब क्या हुआ था, देखो व्हेन अ हाई वोल्टेज ऑफ अबाउट 10,000 वोल्ट्स, मतलब जब 10,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज अप्लाई की गई बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, मतलब इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैस रख के फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्जर्व, मतलब कुछ रिजल्ट्स आए थे जो हम अब यहाँ स्टडी करेंगे। तो पहला क्या था, देखो व्हेन द गैस प्रेशर इनसाइड इज 1 एटमॉस्फेयर, देखो पहले क्या किया, व्हेन द गैस प्रेशर इनसाइड इज 1 atm, एटीएम होता है प्रेशर का यूनिट, एटमॉस्फेयर बोलते हैं जिसको, ठीक। मतलब जब गैस का प्रेशर, मतलब जो यहाँ गैस रखी थी उसका प्रेशर जब 1 atm था, तो तब क्या हुआ, नो करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, नो करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक। देखो ये उसका एक्सपेरिमेंट है, हम कुछ नहीं बोल सकते इसमें, उसने जैसा किया वैसा हम पढ़ रहे हैं। बोला कि व्हेन द गैस प्रेशर इनसाइड इज 1 atm, नो करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मतलब जब इस गैस का प्रेशर यहाँ 1 atm था अंदर, ठीक है, उस टाइम नो करंट, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, मतलब उसने 10,000 वोल्ट का करंट अप्लाई किया ना इन इलेक्ट्रोड के बीच में, तो कोई करंट बीच में से फ्लो नहीं हुआ, ठीक। दूसरा पॉइंट देखो, when the pressure is reduced about, when the pressure is reduced about 10 raised to power minus 2 atm, ठीक। मतलब जब प्रेशर को घटा के कितना कर दिया, 10 raised to power minus 2 atm कर दिया, उस टाइम क्या हुआ, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड कलर्ड ग्लो इज ऑब्जर्व्ड, current starts flowing between the electrodes, ठीक है, and colored glow is observed, and colored glow is observed, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप पढ़ो, मतलब जब क्या हुआ, 1 atm प्रेशर रखा और करंट अप्लाई किया, करंट फ्लो हुआ ही नहीं। दूसरा क्या हुआ, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब क्या किया उसने 10 raised to power minus 2 atm प्रेशर कर दिया, मतलब 1 atm से रिड्यूस कर दिया प्रेशर, तो उस टाइम करंट फ्लो हो गया, मतलब यहां से यहां करंट फ्लो हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, मतलब इन इलेक्ट्रोड के बीच में करंट फ्लो हो गया, एंड कलर्ड ग्लो इज ऑब्जर्व्ड, मतलब इस पूरी ट्यूब के अंदर कलर्ड ग्लो हुआ। अब आप देखो कलर्ड ग्लो कैसे दिख सकता है, अंधेरे में दिखेगा ना, तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अंधेरे में हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड, व्हेन प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस्ड, प्रेशर इज फर्दर reduced to about 10 raised to power minus 4 atm, मतलब जब प्रेशर और रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 10 raised to power minus 4 atm कर दिया गया, ग्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड डिसअपीयर, द ग्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स डिसअपीयर, ठीक है। जब प्रेशर को और कम किया गया तो उस टाइम करंट फ्लो हुआ, लेकिन ग्लो क्या हो गई, द ग्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड डिसअपीयर, मतलब जो ग्लो हुआ था वो खत्म हो गया। लेकिन देखो ग्लो खत्म हुआ, बट द करंट कंटिन्यूज, करंट कंटिन्यूज, कंटिन्यूज टू फ्लो, मतलब ग्लो खत्म हुआ लेकिन करंट फ्लो होता गया, ठीक है। एंड इफ परफोरेटेड एनोड, एंड इफ परफोरेटेड एनोड is used, a faint greenish glow is observed, a faint greenish glow is observed, ठीक है, on the glass wall behind the anode, on the glass wall
behind the anode, behind the anode। ठीक, आप देखो इस पॉइंट को समझो। देखो, when pressure is further reduced to 10⁻⁻4 atm, मतलब जब प्रेशर को कितना कर दिया गया और घटा के 10⁻⁻4 atm कर दिया गया, ग्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स डिसअपीयर, मतलब जो पूरी ट्यूब में ग्लो आ रहा था वो खत्म हो गया, लेकिन करंट अभी भी फ्लो हो रहा था उसके बीच में, वही लिखा ना, बट द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो, मतलब करंट फ्लो हो रहा था। कैसे पता चल रहा था कि करंट फ्लो हो रहा है? क्या किया साइंटिस्ट ने, इस एनोड को परफोरेट कर दिया। परफोरेट का मतलब हो गया छोटे छोटे होल्स कर दिए उसके बीच में। ठीक, इफ परफोरेटेड एनोड इज यूज्ड, मतलब जब एनोड को परफोरेट कर दिया, छोटे छोटे होल्स कर दिए, तो क्या हो रहा था? अ फेंट ग्रीनिश ग्लो इज ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्लास वॉल बिहाइंड द एनोड। अ फेंट ग्रीनिश ग्लो, मतलब एक ग्रीन ग्रीन कलर का ग्लो कहाँ हो रहा था? यहां देखो, इधर आके ग्रीन ग्रीन कलर का ग्लो दिख रहा था। ठीक है, आई समझ आपको? देखो ना, वही लिखा है, इफ परफोरेटेड एनोड इज यूज्ड, मतलब अगर क्या किया, परफोरेट एनोड को यूज किया, तो क्या हो रहा था? अ फेंट ग्रीनिश ग्लो इज ऑब्जर्व्ड, मतलब एक फेंट ग्रीन कलर का ग्लो यहां इस ट्यूब के इधर दिख रहा था। ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्लास वॉल बिहाइंड द एनोड, मतलब इस एनोड के पीछे वाली तरफ यहां ग्लो दिख रहा था। आई समझ आपको? इतना समझ में आया? अब आप देखो यहां से, अगर यहां कुछ ग्लो दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझो कि यहाँ से कुछ उठ के जा रहा है, यहाँ जाके टकरा रहा है, ऐसा समझ सकते हो आप। मतलब ये कैथोड वाली साइड है ना, इससे कुछ निकल रहा है, तो इस एनोड के बीच में जो छोटे छोटे होल्स है, इसमें से निकल के सीधा जाके इस ट्यूब के पीछे टकरा रहा है, तो तभी वहाँ से ग्लो निकल रहा है। ठीक, तो वही लिखते हैं अभी हम। देखो, दिस शोज दैट सम इनविजिबल रेज are emitted from the cathode, are emitted from the cathode, from the cathode, ठीक है, which passed through the holes of anode, which passed through the holes of anode, ठीक, and strike the glass wall, and strike the glass wall, ठीक है। These rays were called cathode rays, these rays were called cathode rays, ठीक। देखो, इस पॉइंट को समझो, मतलब अब क्या हुआ था, यहां कुछ ग्लो दिख रहा था, इसका मतलब क्या हो गया? दिस शोज दैट सम इनविजिबल रेज आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। ठीक, ये शो कर रहा है कि कुछ इनविजिबल रेज कहां से निकल रही है? इस कैथोड से निकल रही है। उसको आप ऐसे दिखा सकते हो, मतलब यहां से कुछ इनविजिबल रेज निकल रही है, ठीक, ऐसे करके, और वो क्या कर रही है? वो पास हो रही है, विच पास थ्रू द होल्स ऑफ एनोड, मतलब वो इस एनोड के होल्स में से पास होके जाके यहाँ टकरा रही है सीधा। ठीक, एंड स्ट्राइक द ग्लास वॉल, मतलब वही हो गया ना कि स्ट्राइक कर रही है ग्लास वॉल के ऊपर। आई समझ आपको? दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज, इन रेज को क्या बोला गया था? कैथोड रेज। कैथोड रेज क्यों बोला गया था? क्योंकि ये कैथोड की तरफ से निकल रही थी ना रेज, है ना, एनोड की साइड जाके यहाँ टकरा रही थी, तो कैथोड की तरफ से निकल रही थी, इसलिए इनको बोल दिया था कैथोड रेज। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, मतलब जो यहाँ से कैथोड रेज निकल रही थी उनकी क्या प्रॉपर्टीज थी। लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, आप इसमें एक पॉइंट लिख लो खुद से कि द कैथोड रेज हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तो आगे उसके बाद लिखो फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी थी इसकी। दे प्रोड्यूस अ शार्प शेडो ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। दे प्रोड्यूस्ड अ शार्प शेडो of solid object placed in their path. ठीक, this shows that cathode rays travel in straight line. This shows that
cathode rays travel in straight lines। ठीक है, तो आप देखो दे प्रोड्यूस्ड अ शार्प शेडो। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कैथोड रे की? साइंटिस्ट ने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यहाँ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा था, सपोज यहाँ सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा, तो उसका शेडो बन रहा था। ठीक है, इधर उसका शेडो बन रहा था। आप खुद बताओ शेडो कब बनता है? शेडो उसी टाइम बनता है जब आगे से अगर मेरे ऊपर कोई लाइट लगा रहा है सीधा, तो मेरा शेडो बनेगा पीछे वाली तरफ। तो देखो अगर स्ट्रेट लाइन में लाइट लगाएगा तभी तो शेडो बनेगा। तो वही लिखा है यहाँ कि दे प्रोड्यूस्ड अ शेडो ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। मतलब जब उसके पाथ में, किसके पाथ में? कैथोड रेज के पाथ में एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो क्या कर रही थी? शेडो बना रही थी। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस शोज दैट कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मतलब यहाँ से ये पता चला था कि जो कैथोड रेज कैथोड की तरफ से निकल रही है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, आई समझ आपको? दूसरा देखो, आप दूसरी प्रॉपर्टी देखो, इफ अ लाइट पैडल इज प्लेस्ड, इफ अ लाइट पैडल is placed, ठीक, in their path, the wheel begins to rotate, wheel begins to rotate। ठीक है, this shows that cathode rays are made up of metal particles। This shows that cathode rays are made up of material particles। ठीक है, तो देखो ये जो प्रॉपर्टी है यहां से क्या समझ में आता है कि पहले तो उन्होंने क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका शेडो बन गया। फिर उन्होंने क्या किया, एक पैडल रखा। पैडल कैसा होता है? ऐसे करके यहाँ ऐसे 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 और ऐसे करके पैडल होता है ना। तो देखो ये एक पैडल है सपोज, तो अगर मैं यहाँ कुछ फेंकूंगा इसके ऊपर तो ये रोटेट करेगा ना ये। ठीक है, रोटेट करने वाला। लाइट का मतलब हो गया यहाँ हल्का। ठीक है, हल्का सा पैडल है यहाँ, इसके बीच में ऐसे लगा होता है। इसके ऊपर अगर कुछ पड़ेगा, यहाँ कुछ पड़ेगा तो क्या करेगा? रोटेट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ एक कोई सपोज पार्टिकल पड़ रहा है तो ये इस तरफ जाएगा, इसी तरह ये रोटेट करेगा। तो उन्होंने क्या किया, इफ अ लाइट पैडल इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो हमारी कैथोड रेज थी इसके पाथ में एक ऐसा लाइट हल्का सा पैडल रख दिया। द व्हील बिगिंस टू रोटेट, मतलब जैसे ही उन्होंने क्या किया, ऐसा पैडल यहाँ रख दिया तो वो रोटेट करना स्टार्ट हो गया। तो आप खुद बताओ, अगर वो पैडल रोटेट करना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो इस पैडल के ऊपर पड़ रहे हैं। ठीक है, तभी तो वो रोटेट करेगा। देखो ना, सपोज मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, सपोज ये मार्कर है, तो ये कब रोटेट करेगा? ये कब रोटेट करेगा? अगर मैं कुछ फेंकूंगा इसके ऊपर लगेगा ऐसे ऐसे, तो ये हिलेगा है ना। तो इसका मतलब कुछ पड़ेगा तभी हिलेगा। ठीक, देखो व्हील बिगिंस टू रोटेट, मतलब व्हील क्या करना स्टार्ट हो गया? रोटेट करना स्टार्ट हो गया। आगे क्या लिखा है? दिस शोज दैट, मतलब ये यहाँ से ये शो हुआ कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। मतलब जो हमारी कैथोड रेज हैं वो किससे बनी हुई है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ से मैं ये समझ आया कि यहाँ से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। किसकी तरफ से? कैथोड की तरफ से। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, आप सारा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मैं फुली डिटेल में पढ़ाता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है डिटेल में पढ़ाने का। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाऊँ, आपको समझ में कुछ आए ही ना। ठीक है, थर्ड पॉइंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज, ठीक है, they are deflected towards the positive plate, they are deflected towards the positive plate। ठीक है, positive plate of the electric field,
दिस शोज दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज, दिस शोज दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक, देखो मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं कि क्या हुआ। उसके बाद क्या किया साइंटिस्ट ने, इसके ऊपर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, यहाँ और यहाँ क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। तो सपोज यहाँ लगा दिया उन्होंने पॉजिटिव एंड, यहाँ लगा दिया नेगेटिव एंड, ऐसे करके लगा दिया। तो उस टाइम क्या देखा उन्होंने, देखो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज, मतलब कैथोड रेज के ऊपर जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कहाँ डिफ्लेक्ट हुई, पॉजिटिव की तरफ। देखो यहाँ पॉजिटिव है तो जो कैथोड रेज थी कहाँ डिफ्लेक्ट हुई, इस पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई। तो आप मुझे बताओ पॉजिटिव की तरफ कौन डिफ्लेक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ वो डिफ्लेक्ट होता है जो खुद नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, पता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ कभी नहीं जाता। ठीक है, पता है ना, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये रेस किसकी तरफ गई, पॉजिटिव की तरफ। तो आप देखो जो पॉजिटिव की तरफ जाएगी वो खुद क्या होगी, नेगेटिव होगी। वही लिखा है, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो कहाँ डिफ्लेक्ट हुई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक, यहाँ से क्या पता चला कि दे कैरी नेगेटिव चार्ज, मतलब जो हमारी कैथोड रेज है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अच्छा इतना समझ में आया आपको। अभी देखो when cathode rays, देखो when cathode rays strike a metal file, they produce heating effect, मतलब क्या किया साइंटिस्ट ने, इसके आगे एक मेटल की छोटी फाइल रखी, तो वो मेटल की फाइल क्या होगी, गर्म होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद दे कॉज आयनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास, मतलब और भी देखा गया कि जब कैथोड रेज किसी गैस में से पास हो रही थी तो वहाँ उस गैस की आयनाइजेशन कर रही थी। आयनाइजेशन का मतलब होता है उस गैस को आयंस में कन्वर्ट कर रही थी, वो भी इसकी एक प्रॉपर्टी थी, वही लिखा है, बिकॉज आयनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास, मतलब गैस की आयनाइजेशन कर रही थी। उसके बाद दे पोजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। ठीक है, मतलब उनके पास पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी था। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई पतली सी कोई फाइल, मेटल फाइल रख दो, उनके बीच में से पास हो रही थी, उसी को बोलते हैं पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, कैथोड रेज की। देखो कल मैंने एक पेपर देखा था प्री बोर्ड का, ठीक है, तो वहाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आ भी सकता है, एग्जाम में आपका ओवरऑल लेवल चेक करने के लिए ये क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक, तो आपको इतना समझ में आया कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी थी। पहली थी प्रॉपर्टी कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दूसरा, वो मटेरियल पार्टिकल से बनी होती है। तीसरा, वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करती है, पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद देखो जब वो मेटल फाइल को स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद देखो जिस गैस में से वो पास होती हैं उस गैस की आयनाइजेशन कर देती हैं। उसके बाद उनका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है। और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेकिन उतनी ज़्यादा जाननी ज़रूरी नहीं है, इतनी काफ़ी है। अभी देखो आगे देखते हैं, वहाँ से हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, कैसे पता चला। अब आप लिखो यहाँ फ्रॉम द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। मतलब जब हमने कैथोड रेज की बहुत सारी प्रॉपर्टी स्टडी की उसके बाद क्या हुआ, द टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आर, मतलब दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कौन कौन से। पहला देखो, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये वाला था, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स। फर्स्ट, कैथोड रेज आर made
अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक, और दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज, ठीक है, कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए थे वहां से प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद। अब आप देखो, यहां लिखो, अब आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हेंस द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, आप देखो यहां से एक्चुअल में क्या हो रहा था, कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे, ठीक है, और उन पार्टिकल्स का चार्ज क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, कैसे पता चला था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा था, है ना। वो पार्टिकल्स क्यों थे, हमने आगे कुछ रख के देखा था, वो कुछ पैडल रोटेट कर रहे थे, कुछ किसी में से पास हो रहे थे, ऐसे कुछ हो रहा था। तो देखो हेंस द नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक, material particles constituting the cathode rays, negatively charged material particles constituting the cathode rays are called क्या लिखूं, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई समझ आपको। देखो, अब देखो आप समझो यहां से कि वही जो कैथोड रेज थी वो क्या थी, एक्चुअल में मटेरियल पार्टिकल्स थे, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो वही लिख दिया द नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब वही जो नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल जो यहां से एमिट हो रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, कैथोड रेज बन रही थी, उन्हीं को ही बोल दिया इलेक्ट्रॉन, मतलब वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक, वही लिखा ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मटेरियल पार्टिकल का क्या मतलब होता है, मटेरियल पार्टिकल, देखो पार्टिकल के साथ हम मटेरियल वर्ड यूज करते हैं ना, किसी मटेरियल का पार्टिकल है ना, इसलिए बोलते हैं मटेरियल पार्टिकल। द नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द एनोड, कॉन्स्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जो, इससे क्या हो रहा था, कैथोड रेज बन रही थी, उन्हीं पार्टिकल्स को बोला इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, आई समझ आपको। देखो इतना पढ़ के आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कैसे हुई थी, जल्दी बोलो, एक बार ओवरऑल रिवाइज करो कैसे हुई थी। ठीक है, मतलब जो कैथोड रेज निकल रही थी वो एक्चुअल में कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे, उन्हीं पार्टिकल्स का चार्ज क्या था, माइनस चार्ज था, तो उन्हीं को बोल दिया था क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आप खुद देखो यहाँ से कुछ निकल रहा था, यहाँ जाके टकरा रहा था, टकराने की वजह से यहाँ कुछ स्पार्क हो रहा था। ठीक, उनको बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब आप देखो इसके बाद क्या हुआ, यहां तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का क्या मास है, उसकी डिस्कवरी होना स्टार्ट हो गई। चलो हम वो देखते हैं। यहां आप लिखो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट, यहां लिखो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट to determine the exact charge and mass of electron, to determine the exact charge and mass of electron। ठीक, मतलब जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो इसका मतलब कि एटम के बीच में क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मतलब एक सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गया इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखो अगर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो उसका कितना मास है, उसके ऊपर क्या चार्ज है, वो डिटरमाइन करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और उसका मास डिटरमाइन करने के लिए। वही लिखा है फर्दर एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट टू डिटरमाइन एग्जैक्ट चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एग्जैक्ट चार्ज और मास निकालने के लिए भी एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक, अच्छा, अब देखो इसको एक बार साफ कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। पहले क्या किया गया कि चार्ज बाई मास रेशो कैलकुलेट की गई, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और यहाँ जो हम पॉइंट लिखेंगे वो किसके लिए होगा, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेशो ऑफ चार्ज बाई मास, मतलब इलेक्ट्रॉन की चार्ज अपॉन मास रेशो, उसके बारे में होगा। ठीक, तो अब आप लिखो यहाँ ऐसे करके लिखो पॉइंट, एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट बाई जे थॉमसन, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया था किसके लिए, चार्ज बाई मास रेशो निकालने के लिए। एक्सपेरिमेंट was carried out by J.J. Thomson।
जे थॉमसन। आपने सुना होगा इस साइंटिस्ट का नाम जे थॉमसन। इसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था चार्ज बाई मास डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। ही यूज डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब्स फिटेड विद इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। कैसे किया था, ही यूज्ड डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब्स, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब्स फिटेड विद इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, फिटेड विद इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ठीक, मतलब जे थॉमसन ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारी डिस्चार्ज ट्यूब्स यूज की थी। उसमें क्या फर्क था, देखो डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमारी मेटल की प्लेट्स लगी थी ना यहाँ, उनको डिफरेंट कर दिया। वही लिखा है ही यूज डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब्स फिटेड विद इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, मतलब डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रोड को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लगा के स्टडी किया था। ठीक, ही फाउंड एवरी टाइम दैट, देखो यहाँ लिखो, ही फाउंड एवरी टाइम दैट, मतलब हर टाइम उसको क्या पता चला वहां से, रेशियो ऑफ चार्ज बाई मास वाज द सेम, द रेशियो ऑफ चार्ज बाई मास वाज सेम। मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वहां से पता चला था कि चार्ज बाई मास की रेशो हर टाइम एक ही आ रही थी। देखो वो चीज़ हमारे लिए स्टडी करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने बेस बना लिया। अभी आपको अगर एक्सपेरिमेंट स्टडी करना है इसका तो कर सकते हो, लेकिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 11th क्लास है, बस थोड़ा सा बेसिक बताना है आपको। ठीक, ही फाउंड एवरी टाइम दैट द रेशो ऑफ चार्ज बाई मास वाज सेम, मतलब हर टाइम उसको ये पता चला कि चार्ज बाई मास की रेशो सेम है। तो वो रेशो क्या थी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां लिखो, द वैल्यू वॉज फाउंड टू बी, फाउंड टू बी मतलब वो वैल्यू कितनी आई थी, चार्ज बाई मास। देखो ऐसे, चार्ज अपॉन मास, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं पता ना आपको, ई से, मास को एम से। ये आई थी वैल्यू 1.76, एक्चुअल में कुछ ऐसी वैल्यू आई थी 1.75888820 इंटू 10⁻11 कूलम्ब किलोग्राम इनवर्स। देखो ये आई थी, चार्ज बाई मास है ना, तो चार्ज बाई मास, चार्ज के लिए कूलम्ब यूज हो गया और मास के लिए केजी यूज हो गया, तो केजी ऊपर चला जाएगा तो केजी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिखा है, 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम्ब पर ग्राम। ये एक्चुअल में आई थी, देखो ये वाली ऐसी कुछ वैल्यू आई थी, उसको अप्रॉक्सीमेट करके राउंड ऑफ करके ये लिख दिया। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, ठीक है, और मास का होता है ग्राम। तो ये रेशो वही है ना, ई बाई एम है ना, ये ई बाई एम रेशो है ना, तो ई का मतलब हो गया चार्ज और इसका यूनिट होता है कूलम्ब, और एम का मतलब हो गया मास, मास का यूनिट होता है ग्राम या किलोग्राम, तो यहाँ ग्राम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कूलम्ब ग्राम इनवर्स, तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं कूलम्ब पर ग्राम। तो ये जो आई थी चार्ज बाई मास रेशो इतनी आई थी, 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम्ब पर ग्राम, या फिर 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। मतलब इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया है बस, या फिर केजी को ग्राम में, तो बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। इसके लिए मैंने एक वीडियो डाली है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो ये आई थी यहां से चार्ज बाई मास रेशो। अब देखो, अब आप लिखो दूसरा, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया था, जे थॉमसन ने किया था, उसमें उसने क्या बताया था, चार्ज बाई मास रेशो इलेक्ट्रॉन की वो कितनी आई थी, 1.76 इंटू 10⁻8। चार्ज बाई मास रेशो का क्या मतलब है, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाई मास करके एक वैल्यू आई थी, वो कितनी थी, इतनी थी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज एक्चुअल में कितने, वो दिखाने के लिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना एक्चुअल में चार्ज है वो दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें आप लिखो R.A. मिलिकन, R.A. मिलिकन, ये साइंटिस्ट था, उसका नाम था R.A. मिलिकन। इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, फाउंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
विद द हेल्प ऑफ हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, विद द हेल्प ऑफ हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मतलब आर.ए. मिलिकन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोला था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। देखो, इसको यहाँ स्टडी करने का डिटेल में कोई फ़ायदा नहीं, हमें बस जो चीज़ जाननी है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ें आप पढ़ोगे आगे बड़ी वाली जो क्लासेस आएंगी ना बीएससी में, वहाँ आप पढ़ सकते हो या आप खुद पढ़ सकते हो इसको। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी नहीं कर रहे, हम देखते हैं क्या दिया था उसने। सीधा लिखो आप यहाँ, द वैल्यू वॉज फाउंड टू बी, वैल्यू वॉज फाउंड टू बी, कितनी आई थी? देखो, किस लिए किया था एक्सपेरिमेंट? ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज देखने के लिए। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक। और चार्ज कितना आया था? देखो रिजल्ट में लिखे ना सीधा, चार्ज इज इक्वल टू ई, चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और कितना आया था ये? -1.60 इंटू 10⁻⁻⁻, -19 कूलम्स, ठीक। इतने कूलम्स चार्ज आया था। देखो, चार्ज का यूनिट होता है ना कूलम्स, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कितना चार्ज आया? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज आया था किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें याद रखनी है। चार्ज कितना था? -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना था। आपको पता है माइनस क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि आपको पता है ये माइनस है ना, ये शो कर रहा है इसका कि माइनस चार्ज है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, पता है ना, ठीक है। माइनस का मतलब हो गया, माइनस क्यों लगाया? देखो, आपने देखा था जब कैथोड रेज स्टडी किया था ना, तो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसका मतलब उनके बीच में नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तभी लगा दिया कि -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, इतना चार्ज आया था। इसको साफ करते हैं, फिर आगे देखो, यहां लिखो 10 मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन may be calculated from E by m and E values, E by m and E values, ठीक। देखो, हमारे पास E by m वैल्यू भी आ गई, हमारे पास E वैल्यू भी आ गई, ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई। E by m वैल्यू किसने दिखाई थी? जे थॉमसन ने। और E वैल्यू किसने? E क्या होता है? चार्ज, और E by m क्या है? चार्ज बाई मास रेशो। तो E वैल्यू किसने दिखाई थी? R.A. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, तो अब हम यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। वही लिखा ना, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में भी कैलकुलेटेड, मतलब इन दोनों वैल्यूज से हम मास इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, देखो अगर मैं क्या करूं, ऐसे कर दूं, E by m कर दूं, तो क्या मास कैलकुलेट होगा? ठीक है, होगा ना। यहाँ से आपको पता है E और E कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा मास बचेगा। तो कैसे हो सकता है? यहाँ E की वैल्यू पुट करो, कितनी थी? 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये थी, अपॉन E by m रेशो, E by m की वैल्यू कितनी थी? 1.76 इंटू 10⁻⁻, कितना? 8 ग्राम, 8 ये था ना, 10⁻⁸ कूलम पर ग्राम, ये था। तो आपको पता है यहाँ से कूलम तो कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ से आएगा वो किस में आएगा? ग्राम में। तो ग्राम क्या होता है? मास होता है, ठीक है। देखो ना, ये ग्राम ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ डिवाइड में है ना, कूलम पर ग्राम है ऐसे, तो ये ग्राम ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ से जो वैल्यू आएगी किस में आएगी? ग्राम में आएगी। तो वो क्या होता है? मास होता है। तो यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको डिवाइड करके कितना आता है? यहाँ से आता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, इतना आता है यहाँ से। तो आप देखो, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन का मास। तो आपको क्या क्या पता चल गया? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई ये भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है वो भी पता चल गया, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वो भी पता चल गया। इसको आप केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो देखो, चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और मास कैसे कैलकुलेट किया? E अपॉन E by m किया, तो यहाँ से दोनों की वैल्यूज रखी, तो यूनिट कैंसिल हो गई, मास आ गया। आप अभी ये सोचोगे कि चार्ज आपने माइनस लिखा था, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो, माइनस तो उसका
साइन है ना सिर्फ कि माइनस है या फिर प्लस है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो इतना है ना, मैग्नीट्यूड तो इतना, तो हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे। अगर मैं यहाँ माइनस रख दूँ तो आप खुद सोचो, मास माइनस में आएगा, मास कभी माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हमने सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ रखा है। तो अब आप देखो, यहाँ लिखो एक पॉइंट, द चार्ज 1.60 into 10 raised to power minus 19 coulomb is the smallest measurable quantity of charge, is the smallest measurable quantity of charge, ठीक है, and is called 1 unit, and is called as 1 यूनिट। मतलब ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर था, कितना चार्ज, 1.60 into 10 raised to minus 19 कूलम, ये जो चार्ज था, और कौन सा था, माइनस वाला था। ये क्या होता है, द चार्ज इतना इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल, मतलब ये सबसे छोटा मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। मतलब अगर इससे कम चार्ज होगा किसी के ऊपर, ये -19 है, 9 नहीं है, ठीक है, इसके देखो, इससे छोटा अगर चार्ज होगा तो वो मेजरेबल ही नहीं होगा, मतलब उसको हम देख ही नहीं सकते। ये सबसे कम, ये स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, और इसको बोला है क्या, 1 यूनिट चार्ज। तो आप बोल सकते हो ये जो चार्ज है 1.60 into 10 raised to power minus 19 कूलम, इसको आप बोल सकते हो 1 यूनिट चार्ज, ठीक है, आई समझ। और 1 यूनिट है ना, तो इसको ऐसा बोल सकते हो -1 यूनिट किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। इतने चार्ज को आप बोल सकते हो 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। इससे अगर छोटा चार्ज होगा तो वो मेजर ही नहीं हो सकता, ठीक। मास 9.11 into 10 raised to power minus 28 gram is nearly 1/183/7 of that of hydrogen atom, ठीक है। मतलब चार्ज तो ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ये तो स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, इसको 1 यूनिट बोल दिया। और जो मास है इलेक्ट्रॉन का, देखो 9.11 into 10 raised to minus 28 ग्राम मास है, ये किसके बराबर है, ये नियरली बराबर है 1/183/7 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन के एक एटम का जितना मास है उसका 1/183 हिस्सा, मतलब 1837 हिस्सा, ठीक है। मतलब अगर हाइड्रोजन का एक एटम है, उसको 1837 हिस्से में काट दो, और उसका जो एक हिस्से का जो मास होगा, वो मास कितना है, उतना ही मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास है। वही लिखा है मास 9.11 into 10 raised to minus 28 ग्राम कितना है, हाइड्रोजन के एक एटम का 1/183/7 है। मतलब हाइड्रोजन एटम से 1837 टाइम कम में किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये लिख दिया। यहां लिखो हेंस द इलेक्ट्रॉन is defined as। अब ओवरऑल लास्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक, विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक, एंड हैज अ मास नियरली इक्वल टू 1/183/7, ठीक है, ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक। यहां से आप इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल डेफिनेशन समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर कितना 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। वो हमने देखा, इसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज इतना होता है, ठीक है। एंड हैज अ मास, इसका मास होता है किसके बराबर, नियरली इक्वल टू 1/183/7 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन के एक एटम के अगर आप 1837 हिस्से कर दो, उस एक हिस्से का जितना मास होगा उतना मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहां से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आई थी, यहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, उसके ऊपर चार्ज, मास, सब कुछ हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, नोट्स बनाओ,
ठीक है, तैयारी करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।